नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। 12वीं कक्षा की बात कर रहे हैं हम। 12वीं कक्षा के अंदर जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की बात हो रही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस चैनल पर हमें विशेष क्या है। हम बिल्कुल सटीक बात करेंगे समय बिना गवाए, और जो चीज हमको पढ़नी है यानी कि पूरा सिलेबस हमको कंप्लीट करना है, तो मैं आपसे वादा करता हूँ पिछले वीडियो की तरह ही जो आपने अभी तक वीडियो अगर उठा के देखे हैं वो पुराने हैं, 4 साल पुराने हैं, कोई 3 साल पुराना है, कोई 2 साल पुराना है। अब एक नई सीरीज, एक नया बात करते हैं उससे, और पूरा सिलेबस हमको कंप्लीट करना है। हमारे पास में क्या है उसको हम एक बार समझ लेते हैं। 12वीं कक्षा की बात कर रहे हैं। अगर हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान में विद्यार्थियों अपने पास में लगभग 13 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 13 अध्याय हैं, पाठ हैं, और इन 13 चैप्टर को अपने को पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात यह कि 13 चैप्टर का वर्गीकरण इस प्रकार से करना है कि हमको समझ में आ जाए। सबसे पहली बात यह है कि ये जो आधार बना हुआ है वो 11th क्लास के आधार पर है। बार बार शब्द आ जाएगा पिछली कक्षा के आधार पर, है ना। जो कुछ भी पढ़ा किसके आधार पर पढ़ा इन्होंने? 11वीं कक्षा के आधार पर। अब बात किसकी कर रहे हैं? 12वीं कक्षा की। और जाना कहाँ है हमको? हमें जाना है नीट तक। यानी कि कोई ना कोई लक्ष्य होगा आपका, कोई ना कोई गोल होगा। अगर अभी तक आपने इसको सेट नहीं किया है तो आपको कर लेना है। कौन सा बैच है ये? 2023-24 का बैच हम प्रारंभ कर रहे हैं। इस बैच में आपके लिए 13 तो अध्याय हैं। इन प्रत्येक चैप्टर में जो भी हम पढ़ेंगे, उस चैप्टर के अंदर जो भी प्रश्न आएंगे आपके, उन प्रश्नों को भी अपन साथ साथ में हल कर लेंगे। दूसरी बात, जो किताब के बीच में प्रश्न बनते हैं उन पे भी हम चर्चा करेंगे। किताब के बाद वाले जो प्रश्न हैं उनके ऊपर भी अपनी चर्चा होगी। यानी कि ये जो पूरी की पूरी अपने एक 12th क्लास का जो सिलेबस कंप्लीट करने की बात कही है, उसमें आपको ये मैं वादा करता हूँ आपको कि कहीं कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि मेरा खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा जो विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, या जो विद्यार्थी घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं, उन व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण होगा। दूसरी चीज कि दूसरे चैनल से हटकर क्यों है, मैंने आपको पहले ही कहा था। हटके कहने का मतलब यह है कि आपको जनरली वहां पर कोई टॉपिक सर्च करना पड़ता है, फिर आपको वो चीज मिलती है, उसमें आप 4 चैनल पर जाकर ढूंढते हैं। मैंने कोशिश ये करी है कि पूरा टॉपिक वहीं पर कंप्लीट हो जाए, पूरा सिलेबस वहीं कंप्लीट हो जाए, और पूरा का पूरा जो वीडियो है एक ही वीडियो में या एक ही क्लास के अंदर या 1-2 क्लासों के अंदर उसको लेकर के एक साथ रख दूं, ताकि आप लोगों को ढूंढने की समस्या नहीं रहे। और कोशिश ये भी कर रहा हूं मैं, आपको लगे हाथ की जो 12वीं कक्षा के प्रश्न बने उसी के साथ में नीट के प्रश्नों को भी मैं वहीं पर क्लियर कर दूं। तो बिना समय को गवाए शुरुआत करते हैं हम, और वो हमारा पहला चैप्टर है 12वीं कक्षा का। कौन सा है? देखिए, 12वीं कक्षा के अंदर आपके पास टॉपिक आता है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। सबसे पहले क्या आता है? पुष्पीय, है ना। जो भी पुष्प है उनके अंदर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, एक एक टॉपिक लेंगे। पुष्प यानी कि क्या बात होगी? जिनमें पुष्प का निर्माण होता है। इनमें किसका निर्माण होता है? पुष्प, यानी फूल बनते हैं। फूल जो बनते हैं इस पर अब पुष्पीय पादप कौन से होते हैं हमारे पास में? कि जिम्नोस्पर्म जो है, एंजियोस्पर्म जो है, यानी कि आवर्त बीजी पादप, है ना। उनके अंदर क्या है? यूं कह सकते हैं कि पुष्प पाए जाते हैं। पुष्प के अंदर क्या होता है? एक तो नर भाग और एक होता है अपने पास में मादा भाग, जो कि प्रजनन के लिए आवश्यक, प्रजनन के लिए क्या है? आवश्यक है। पादप की अपन बात कर रहे हैं। लैंगिक जनन, अब जनन किस प्रकार का है? लैंगिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लैंगिक जनन यानी कि नर और मादा दोनों की आवश्यकता होगी। इसकी नर प्लस मादा दोनों की आवश्यकता होगी, दोनों में युग्मक होंगे। तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की हमको बात करनी है। अब आपकी अगर किताब आप खोल के उठा के देखेंगे तो यहां पर ही आपके प्रश्न बनना प्रारंभ हो जाते हैं कि पुष्पीय पादप किसे कहते हैं? तो जिनमें पुष्पों का क्या होता है? निर्माण हो रहा है। अब इसी के अंदर आपके एक लैंग्वेज बनी हुई है आपकी, अगर आप बुक खोल के देखेंगे तो आपने अपने जीवन में पुष्प को देखा होगा। बहुत जगह पे उनका इस्तेमाल होता है, कहीं पर खुशी के माहौल में इस्तेमाल होता है और कहीं गम के माहौल में इस्तेमाल भी होता है। लेकिन उन सब चीजों को छोड़ करके आपको एक नीट की तरह तैयारी करनी है, तो किस तरह से करेंगे उस तरह से लेते हैं। तो पुष्पीय पादप लिख दिया, ये हो गया आपका। अब इसमें अपन लिखेंगे
पुष्प है तो उसके अलग भाग आपने कक्षा 11वीं के अंदर 11th के अंदर आपने बात करी होगी। तो पुष्प के भाग कौन कौन से होते हैं? पुष्प के भाग, सबसे आधारी भाग से अगर मैं चलूं, अगर मान लो कोई भी प्लांट है और शुरुआत है, तो ये तो होगी उसकी मूल, और इसके ये होगी स्टेम यानी तना हो गया इसका। अब तने से ऊपर आता है, यहाँ पर कहीं पर उसकी लीफ लगी हुई है, पत्ती है, और पत्ती के बाद में अब मैं कहूँ आपको अगर कि पत्ती के बाद में यहाँ पर अगर पुष्प कलिकाएं खिलती है तो ये पुष्प का निर्माण हो रहा है और ये पुष्प बन गया। मान लो कोई पुष्प है, फिर इसको अपन जूम करके देखेंगे। तो पुष्प के भाग के अंदर अगर देखें तो सबसे पहले ये भाग आता है ना। ये कौन सा होता है? पुष्पासन। पुष्पासन पहला भाग कौन सा आता है? पुष्पासन। हालांकि ये हम 11th में पढ़ चुके हैं, पर यहां पर क्यों पढ़ रहे हैं वापस अपन? इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि अपने को समझ में आ जाए कि पहला पॉइंट क्या है, पुष्पासन, यानी कि तने को या जो टहनी है उसको पुष्प से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाएगी? पुष्पासन। दूसरी चीज हमारे पास में आता है बाह्य दल। कौन आता है? बाह्य दल। बाह्य दल क्या होता है? जो कि पुष्प जो है उसको और दल को जोड़ने की संरचना है, तो बाह्य दल आता है। यहां पर कभी कभी अपने पास में दलाब लिखा हुआ आएगा। कैसा लिखा आएगा? दलाब। दलाब जो है वो रंगीन बाह्य दल है, रंगीन बाह्य दल। अगर दल जो है बाहर के जो पेटल बने हुए हैं वो उनमें कलर हो, बाकी जनरली ये बाह्य दल कैसे होते हैं? तो ये हरे रंग के होते हैं, सामान्य कैसे होते हैं? हरे रंग के। और ये पुष्प को आधार प्रदान करते हैं, ध्यान रखना, जैसे कि पुष्प पसंद करता है वैसे कि वैसे। मैं एक एक पॉइंट को समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं ताकि हम जब इससे आगे बढ़े तो हमें दिक्कत नहीं आए। दलाब शब्द कहां उपयोग में आएगा? जहां पर रंगीन बाह्य दल हो। उसके बाद में कौन आएगा? दल आएगा। पेटल बनेंगे हमारे पास में दल। ये हमारे पास में तीसरा भाग होगा दल, है ना। ये क्या करता है? रंगीन होता है। ये भी कैसा होता है? रंगीन होता है। क्या करता है? आकर्षित करने का काम करता है। किसको? कीटों को, है ना। मनुष्य को क्या करता है? आकर्षित करता है। आपको पता है पुष्प में अगर सुगंध नहीं होती और पुष्प आकर्षित नहीं होते तो देखने के लिए हम उनकी तरफ आकर्षण में अपन नहीं जाएंगे। तो मनुष्य तभी जाएगा जब पुष्प के साथ वो आकर्षित दिखे, दिखने में अच्छा दिखे, तभी हम उसके पास जाएंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो अगर कलरफुल नहीं होता तब भी हम उसके पास नहीं जाते, तो परपरागण नहीं होता। तो परागण कराने के लिए जरूरी क्या होता है? उसके पास कीट पहुंचे, मनुष्य पहुंचे या कोई भी जंतु आकर्षित होकर पहुंचे। तो दल ये कार्य करते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। क्या करते हैं ये? सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सुरक्षा करने का काम बाह्य दल भी करता है, सुरक्षा करने का काम दल भी करता है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन। दल की बात हुई अपने पास में। दल के बाद में दो लैंगिक जनन के लिए महत्वपूर्ण आता है। जनन के लिए जो महत्वपूर्ण है वो दो है हमारे पास में। एक तो आता है नर भाग और दूसरी आती है अपने पास में मादा भाग। अगर नर की बात करूं तो आता है पुंकेसर। क्या आता है? पुंकेसर, है ना। पुंकेसर नर भाग है और इसके दो टुकड़े कर सकते हैं अपन। एक ऊपर वाला जो ये डंडी के रूप में जो होता है ना, डंठल, है ना, इसको कहते हैं पुतंतु। पुतंतु, है ना। इसको अपन क्या कह रहे हैं? पुतंतु। और इसके ऊपर की तरफ इस तरह से पाली युक्त होता है, उसे बोलते हैं परागकोश। उसे क्या बोलेंगे? परागकोश। ऊपर की तरफ पुंकेसर, अगर मान लो पुंकेसर जो बना हुआ है इसकी संरचना ऐसी बनी हुई है और ऊपर की तरफ इस तरह की पाली बनी हुई है, तो इसे क्या बोलेंगे? परागकोश। और ये क्या है बोलो? पुतंतु। ये क्या है बोलो? पुतंतु। अब मादा वाले भाग में आएंगे तो ये अपने पास में इस तरह से एक बीचों बीच में संरचना होती है और नीचे से इस तरह से फूला हुआ भाग है, बीजांड है। ये फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? बीजांड। बीजांड। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता? वर्तिकाग्र। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता? वर्तिकाग्र। ये भाग क्या कहलाता? वर्तिका। ये वाला भाग क्या कहलाता? वर्तिका। ठीक है ना। तो बात को समझना, बीच वाला भाग पूरा पूरा तो वर्तिका है और ऊपर वाला पर्टिकुलर भाग को अपन क्या कर रहे हैं? वर्तिकाग्र। ध्यान रखना, जब पराग कण विकसित होंगे, पराग कोश से क्या बनेंगे? पराग कण। और पराग कण कहां गिरेंगे? वर्तिकाग्र पर गिरेंगे। अगर सम जाती है, एक ही जाती है, सजाती है, तो उन पराग कणों का अंकुरण होगा और निषेचन हो जाएगा बीजांड में या अंडाशय में जाकर के। वो जाके आगे की बात रही जिस पर अपन बाद में बात करेंगे।
तो अभी वर्तमान परिस्थिति के लिए एक बार आप इसको रफ की तरह ही उतार लीजिए, ताकि आपको 10वीं पुरानी जो 9वीं कक्षा ये 11वीं कक्षा थी उसका आपको एक अच्छा ढंग से याद रह जाएगा। तो इसके लिए एक बार आप इसको उतार लीजिए। चलिए साहब, कंप्लीट। अब पुष्प की बात चल रही है और पुष्प के अंदर ही आपका एक टॉपिक आता है फ्लोरिकल्चर। टॉपिक क्या आ रहा है? फ्लोरिकल्चर। क्या होता है फ्लोरिकल्चर? यानी कि जहां पर पुष्प की खेती की जाती है उसे अपन क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर है ना, जहां पर पुष्पीय पादप, पुष्पीय पादपों की व्यावसायिक व्यावसायिक कृषि की जाती है। आपको पता ही है। अब इस कृषि का उपयोग कहां होता है? विवाह में, शुभ कार्य जितने भी हैं कार्य में, है ना, इसका क्या करते हैं? पुष्प का बड़े भारी लेवल पर उपयोग होता है, फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। नोट डाल के या फिर नीट लिखकर लिख दीजिए एपीकल्चर। एपीकल्चर, देखो एपीकल्चर क्या हो जाएगा? मधुमक्खी पालन। क्या हो गया? मधुमक्खी पालन। अलग पेन से लिखना एपीकल्चर को। ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, लेकिन हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको एपीकल्चर को? हम इसलिए पढ़ रहे हैं एपीकल्चर को क्योंकि ये कहीं ना कहीं नीट के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में एपीकल्चर के लिए मुख्य जो जातियां हैं वो है एपिस डोरसेटा। एपिस डोरसेटा। नाम के नीचे क्या रखना है? अंडरलाइन रखना है। एक है एपिस इंडिका, छोटी मधुमक्खी होती है। एपिस डोरसेटा गुस्सेल होती है, काफी क्रोधी होती है और बड़ी होती है। एक होती है एपिस मेलिफेरी। एपिस मेलिफेरी, तो नीचे अंडरलाइन सबके रखना है ना। और एक और लिख दो एपिस फ्लोरी, ताकि काम ही खत्म हो जाए। एपिस फ्लोरी अलग पेन से लिख देना इसको, ताकि क्या है कि आपको ध्यान रही एपीकल्चर का मतलब क्या हो गया अलग से, कि एपीकल्चर क्योंकि यहाँ पर आया फ्लोरिकल्चर आया, पुष्पीय पादपों की व्यावसायिक कृषि जो होती है, उसी प्रकार एपीकल्चर भी होता है और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बार ये भी लिख लीजिए। चलिए, इसके बाद में अगर हम वापस किताब की ओर लौटें, तो आपकी किताब के अंदर कुछ टॉपिक दे रखे हैं, हम उसको वहीं से उठाते हैं, आपकी बुक से ही उठाते हैं, ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि आप कहेंगे कि उसी लैंग्वेज में होना चाहिए। आपकी बुक के अंदर बता रखा है कि निषेचन पूर्व संरचना एवं घटनाएं। निषेचन पूर्व, निषेचन से पहले पूर्व घटना व संरचना। क्या क्या घटना है और क्या क्या संरचना है? निषेचन होने से पहले किसी भी पुष्प के अंदर क्या घटना होती है? निषेचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। नर और मादा युग्म का मिलना निषेचन कहलाता है। उससे पहले क्या क्या घटनाएं होती है, क्या क्या परिवर्तन होता है पुष्प के अंदर, उसकी बात करते हैं। देखिए, पुष्प विकास होने से पूर्व यह तय हो जाता है कि पादप के अंदर पुष्प आने वाले हैं, और ये हार्मोन संरचना और परिवर्तन की शुरुआत होने लगता है। इसे पुष्पीय आधक कोशिकाएं, जो आधक कोशिका आद्य कोशिका जो है वो बहुत ही पुरानी कोशिका उन्हें बोलेंगे। आद्य कोशिका के मध्य विभेदन और अग्रिम विकास प्रारंभ हो जाता है और पुष्प की संरचना होने लगती है। इसे पुष्प कलिकाओं में बदल जाता है ना। इसे लिखेंगे अपन पुष्पीय पादपों में, पुष्पीय पादपों में पुष्प पुष्प के बनने से पूर्व पूर्व हार्मोनल परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। कैसा परिवर्तन होता है? हार्मोनल परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। इससे पुष्पीय कलिकाएं विकसित होती है।
रजनीगंधा विकसित होती, धीरे धीरे कैसी कलिकाएं बनेगी, हार्मोनल परिवर्तन के कारण पुष्पीय कलिकाएं जो होंगी उनका विकास होने लगेगा। ये आपकी बुक के अंदर दे रखा है। जो पुष्पीय आद्य कोशिकाएं उनमें विभेदन प्रारंभ हो जाता है ना, इसमें लिखेंगे पुष्पीय आद्य ये वाला है ना, कोशिका में विभेदन प्रारंभ होता है। मैं ये आपकी किताब के डायरेक्ट पॉइंट वहीं से उठा रहा हूं सीधा, ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए विभेदन क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाता है। यानी कि शुरुआत की जो कोशिका है, सोच कल्पना कीजिए कि ये प्रारंभिक कोशिका है, किसी भी पुष्प के निर्माण के समय प्रारंभिक कोशिका है, और इसके अंदर जीव द्रव्य की मात्रा क्या होगी बोलो, बहुत ज्यादा होगी, है ना। और इसमें विभाजन होने लगेगा, धीरे धीरे अन्य कोशिकाओं की ओर ये विभक्त होने लगेगी, और इस प्रकार से आगे जाके हम पढ़ेंगे टेपिटम किस प्रकार की होती है ना, मध्यस्थ कोशिका किस प्रकार से होती है, विभेदित होकर के बाहर एक परत का निर्माण हो जाएगा, और बाद में ये कलिका के रूप में उभरेगा, जिसमें पराग कण भी होंगे, जिसमें जायांग भी होंगे, जिसमें पुंकेसर भी होंगे, और ये सब घटनाएं उसमें विकसित हो जाएंगी। ठीक है, पुष्प की संरचना के बारे में। अब पर्टिकुलर संरचना की बात आ गई, इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम लेते हैं संरचना के अंदर ही, इसी पॉइंट के अंदर लेते हैं पुंकेसर की संरचना किस प्रकार की है। डालेंगे हेडिंग, क्या डालेंगे, पुंकेसर। देखिए पुंकेसर क्या है, यह पुष्प का नर भाग है। कैसा भाग है, नर भाग है ना। इसमें कहीं लिखेंगे पुष्प में बाह्य दल क्या करता है, सुरक्षा, वह दल क्या करता है, आकर्षण। के बाद पाया जाने वाला तीसरा क्या है बोलो, चक्र है। कैसा चक्र है ये, तीसरा चक्र है। सबसे बाहर कौन होगा, बाह्य दल होगा, उसके बाद कौन होगा, दल होगा, और तीसरा भाग में कौन है हमारे पास में, हम तीसरा चक्र क्या कहेंगे, उसको हम पुंकेसर क्या है, पुंकेसर कहेंगे। पुंकेसर को दो भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। पहला पराग कोश, और दूसरा मार्कर नहीं चल रहा तो इसको दूसरा ले लेते हैं, पुतंतु। पराग कोश और पुतंतु। जो कुछ भी पढ़ना है हमको पराग कोश के तहत पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है, पराग कोश के तहत पढ़ना है, क्योंकि महत्वपूर्ण क्या है, पराग कोश है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, पराग कोश है। तो पराग कोश की अगर बात करें अपन, तो आप लोगों ने देखा होगा यह दो पालियों में होता है। यह दो पाली वाली संरचना है। कैसी संरचना है, दो पालियों वाली होती है। और इसके आगे जाके लघु बीजाणुधानी की और इसकी अपन बात करेंगे। एक बार जो पुंकेसर है अपने पास में, उसकी बाह्य संरचना के बारे में अगर बात कर रहे हैं, बाहर से दिखने पर है तो परागकोश है और पुतंतु है। इनके बीच में एक फिलामेंट बहुत बारीक होता है, जिससे ये क्या होता है, जुड़ा होता है दोनों पुतंतु से। इस प्रकार की संरचना होती है कुछ। ये पुतंतु हो गया, और इसी पुतंतु के यहां पर यह संरचना जुड़ी हुई है ना। ये है हमारे पास में परागकोश, और ये है अपने पास में पुतंतु। परागकोश और पुतंतु। कल वाली क्लास में हम परागकोश की ही बात करेंगे। उसमें परागकोश है, पुतंतु है, किस प्रकार की आंतरिक संरचना है ना, किस प्रकार के टेपिटम से बना होता है, टेपिटम के बाद में अंतस्थ त्वचा कौन सी है, एपिडर्मिस कौन सी है, और उनकी संरचनाओं के बारे में अपन बात करेंगे। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा
और आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया और आपके लिए उपयोगी है तो ये अपने विद्यार्थियों तक, अपने मित्रों तक, अपने दोस्तों तक, सहपाठियों तक इसको अवश्य पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।